नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए होम्योपैथ के नए प्लेलिस्ट डिजीज एंड होम्योपैथी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करेंगे साथियों होम्योपैथ के टॉप मोस्ट मेडिसिन जो कि गर्ड के कंडीशन में यूज होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कंडीशन में जो यूज होने वाले सबसे ज्यादा बड़ी बेहतर जो मेडिसिन कहे जाते हैं या मैक्सिमम प्रैक्टिशनर जो जिन मेडिसिन को यूज करते हैं, ज्यादातर जिनके सिम्टम्स मैच करते हैं मेडिसिन के साथ, उन सारे मेडिसिन के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि गर्ड का जो भी टोटल जानकारी अगर आपको चाहिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या टेस्ट वगैरह होते हैं, तो सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी दी हुई है। एक अलग वीडियो इस पर बनाया हुआ है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के पहले अगर गर्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बतलाऊं कि ये वीडियो बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो है कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बतलाया कि उनके साथ ये समस्या है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके लिए मैं ये खास करके वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो गर्ड में सबसे ज्यादा जो होने वाला प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है, सबसे पहला जो सिम्टम आपको सबसे मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, स्टमक फुलनेस। मतलब पेट में ऐसा लगता है पेट फुला हुआ है, एकदम पेट भरा हुआ सा जो सेंसेशन होता है। तो पेट भरा हुआ सेंसेशन में सबसे पहले हमारे ध्यान, खैर नॉर्मली अगर हम कहें तो गर्ड का जो कंडीशन होता है, ये माने कि गर्ड में अफारा हो जाना, पेट में गैस जमा हो जाना, पेट फूलना, रिफ्लक्स आना, इरेक्टेशन होना, अपच होना, ये सारी सिम्टम्स को कैच करने के लिए सबसे बेहतर जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेजिटेबलिस्ट जो है या कार्बोवेज नॉर्मली कहते हैं, तो कार्बोवेज सबसे ज्यादा यूज हो सकता है गर्ड के सिम्टम्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिम्टम्स जो गर्ड की होती है वो कार्बोवेज को मैच करती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी मेडिसिन की, तो वो है हमारा ओलियम एनिमल एंथेरियम। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन में खास करके ये सिम्टम है कि स्टमक का फुलनेस जो है, पेट में फुलनेस सेंसेशन होना, लगता है पेट एकदम भरा हुआ जैसा लगता है हमेशा। तो ये दोनों ही मेडिसिन में ये सिम्टम्स रेड लाइन सिम्टम के तौर पे है। उसमें आपको अगर चयन करना है कि कौन सी मेडिसिन हम लें, अगर इस तरह का सिचुएशन है, तो गर्ड है और पेट लगता है फूला हुआ है, तो इस दोनों में से कौन सा मेडिसिन लें। तो उसके लिए मैं कुछ सिम्टम्स आपको बतला दूं, जैसे कि अगर हम कार्बोवेज को पहले लेकर के चलते हैं, तो कार्बोवेज में आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा, अपच रहना ही है, अपच तो रहता ही है कार्बोवेज में, इनडाइजेशन रहता ही है। उसके साथ साथ पेशेंट बोलता है कि पहले दूध वगैरह खाते थे या फिर घी वगैरह दूध का बना हुआ कोई चीज खाते थे, तो उसके वजह से अनपच हो जाया करता था। लेकिन क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि अब वो बतलाता है कि अब कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, बिल्कुल भी इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसको देखते हुए हम कार्बोवेज के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम जानते हैं कि गर्ड के कंडीशन में पेट में गैस बहुत ज्यादा बनता है, ब्लोटिंग रहता है, पेट फुला हुआ जैसा रहता है और गैस बहुत ज्यादा बनता है। तो गैस अगर बन रहा है तो वो तो दोनों भी और भी मेडिसिन में गैस बनने के लिए तो सारे मेडिसिन हैं, लेकिन कार्बोवेज को हम क्यों चुने? तो कार्बोवेज के लिए एक स्पेसिफिक सिम्टम इसमें क्या है कि लेटने पर बढ़ता है, मतलब कि पेशेंट को गैस तो बनता ही है और साथ में वो बतलाता है कि लेटने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, लेटने से और ज्यादा दिक्कत होता है, रिफ्लक्स भी ज्यादा आता है, डकार भी ज्यादा आता है, गैस भी लगता है कि पेट और फूल गया है। तो ये भी कार्बोवेज का एक स्पेसिफिक सिम्टम है। उसके बाद लेट नाइट खाना खाने का जो आदत है, आज के डेट में जो सेडेंटरी लाइफ लोग जीते हैं, उसके साथ जो बिजी हो गया है लाइफ आज के लोगों का कि रात 10 बजे 12 बजे तक काम करना है, 1 बजे खाना खाना है, तो इस तरह का जो लाइफ जीते हैं लोग और उनको जो समस्या आती है, उसके लिए भी कार्बोवेज एक बेहतरीन मेडिसिन है। उसके साथ साथ ओवर ईटिंग से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खा लेते, कुछ लोगों के साथ ये चीज होता है कि वो खाना खाने बैठते हैं और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतर मेडिसिन साबित हो सकता है कि अगर ज्यादा ओवर ईटिंग के वजह से अगर गर्ड जैसा कंडीशन हुआ है या फिर ज्यादा ब्लोटिंग है, पेट में फुलनेस है, तो इस कंडीशन के लिए भी कार्बोवेज बेहतर मेडिसिन है। उसके साथ साथ आपको अगर कार्बोवेज का पेशेंट है तो उसमें एक खास बात देखने को मिलेगा कि उसके ढकार हो या फिर उसका मुंह हो, दोनों से उसके एक खट्टा जैसा सड़ा हुआ सा गंध आते रहता है। वो ढकार भी लेता है तो एक खट्टा जैसा गंध आता है उसके मुंह से नॉर्मली खट्टा जैसा गंध आते रहता है। और कार्बोवेज का पेशेंट आपको बतलाएगा कि उसके मुंह में तीता स्वाद रहता है, मतलब कार्बोवेज के पेशेंट का मुंह का टेस्ट जो है वो तीता रहता है।
साथ में वो बतलाता है कि खाना खाने के लगभग आधे 1 घंटे बाद जो है पेट फूल जाता है एकदम। खाना खाने के लगभग आधे 1 घंटे बाद पेट एकदम फूल जाता है, पेट एकदम बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। वहीं आप इसके जगह पे अगर आप दूसरा अगर अपोजिट सिम्टम है, जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं जो बतलाते हैं कि खाना खाते खाते ही या फिर खाना खाने के उठने के जस्ट बाद पेट एकदम फूल जाना। कार्बोवेज में क्या है कि खाना खाने के 1 आध घंटे बाद पेट फूलता है, पेट में टाइटनेस फील होता है। लेकिन वही दूसरा सिम्टम है लाइकोपोडियम का, कि खाना खाते खाते अगर पेट फूल जा रहा है, खाना खाते खाते या कोई कहता है कि बस एक रोटी खाते हैं और लगता है कि पेट एकदम फूल गया, या फिर कोई कहता है कि खाना खा के उठते हैं और लगता है कि पेट एकदम फूल गया, तो उनके लिए लाइकोपोडियम ज्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कार्बोवेज और लाइकोपोडियम दोनों का एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट मैं इस तरह के कंटेंट पे मैं अगर वीडियो बनाऊं कि क्या किस मेडिसिन का किस तरह का किस मेडिसिन के साथ क्या संबंध है, कौन मेडिसिन किसका पूरक है किसका प्रतिकारक है, तो उस पर भी मैं आगे चल करके वीडियो बना सकता हूं अगर कोई मुझे कमेंट करता है तो। उसके साथ साथ लाइकोपोडियम का एक और खास बात अगर हम कार्बोवेज से कंपेयर करके देखें तो कार्बोवेज में मुंह में तीता स्वाद रहता है कार्बोवेज के पेशेंट में, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या है कि लाइकोपोडियम के पेशेंट में मुंह में खट्टा स्वाद रहता है। तो ये दोनों सिम्टम जो है ये थोड़ा सा डिफर करता है एक दूसरे के साथ। कार्बोवेज का पेशेंट आपको बतलाता है कि डकार आने के बाद, अगर डकार आता है तो उसके बाद कुछ देर तक उसको रिलैक्स फील होता है। अगर कार्बोवेज के पेशेंट को डकार आता है तो डकार आने के बाद उसको कुछ देर तक अच्छा लगता है, तो ये भी कार्बोवेज का एक सिम्टम है। उसके साथ साथ कार्बोवेज का जो पेशेंट है वो पंखे की हवा में रहना चाहता है कंटिन्यू, मतलब उसको फेस पे चाहिए कि उसको कंटिन्यू पंखे की हवा चाहिए, उसको बगैर हवा के वो नहीं रह सकता। फेस पे जब एक कहते हैं ना कि हवा का जो प्रेशर उसको लगते रहता है, या फिर कुछ ना हो तो वो किसी तरह का कुछ लेकर के हौंकता है कि उसको चेहरे पर हवा लगते रहे, उससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आगे अगर बात करें कार्बोवेज के बारे में तो उसमें आपको ये तो है कि दूध के जो भी चीज होते हैं, लैक्टोज से जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे उसको दिक्कत होता है, चाहे वो दूध हो, घी हो, मक्खन हो, इस तरह की चीज जो है कार्बोवेज के पेशेंट को अपच कर देते हैं, नहीं पचता है। साथ में सुअर का मांस, माने आप जो होटल्स वगैरह में मिलते हैं पोर्क मीट वगैरह जो मिलते हैं, तो वो भी कार्बोवेज को बिल्कुल नहीं पचता है, कार्बोवेज का पेशेंट बिल्कुल नहीं पचा सकता है। पोर्क खाने के बाद अगर किसी को इंडाइजेशन हुआ हो और या फिर दूध दही टाइप का कुछ खाने से, दूध घी टाइप का कुछ खाने से अगर उसको इंडाइजेशन होता हो तो उसके लिए भी कार्बोवेज बेहतर मेडिसिन है। उसके बाद अगर देखें साथियों तो गर्म मौसम में या फिर गर्मी से कार्बोवेज का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। साथ में नमीदार मौसम में भी कार्बोवेज का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ अगर कार्बोवेज का पेशेंट बतलाता है कि जोर से अगर बोलते हैं या फिर जोर जोर से पढ़ाई करते हैं या गाना ही गाते हैं तो उससे भी कार्बोवेज के पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम होता है। खास करके अगर गट का सिम्टम है तो अगर जोर से बोलने का कोशिश करेगा तो उसको लगेगा कि फिर से वो रिफ्लक्स आ रहा है कुछ। वो रिफ्लक्स मतलब गट में होता क्या है कि जो खाना जो आपका होता है या पेट का जो एसिड है वो बार बार गले में आ जाता है, तो वो चीज अगर जोर से कार्बोवेज का पेशेंट बोलता है कि जोर से बोलते हैं तो मुंह में आ जाता है, लगता है इसे उल्टी हो जाएगा, तो उस कंडीशन के लिए भी कार्बोवेज बेहतर मेडिसिन है। तो ये हो गया कार्बोवेज के बारे में जो सिम्टम्स थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओलियम एनिमेल एंथेरियम के बारे में, क्योंकि दोनों ही मेडिसिन रेड लाइन सिम्टम है गर्ड के कंडीशन में कि पेट में फुलनेस फील होना, पेट लगता है जैसे कि भरा भरा सा है, तो ये रेड लाइन सिम्टम है गर्ड में। मैक्सिमम जिसको भी गर्ड का कंडीशन है उसको ये सिम्टम मैक्सिमम देखने को मिलता है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो ये दोनों है। एक तो कार्बोवेज आपका हो गया कि कार्बोवेज मैक्सिमम गर्ड के सिम्टम को तो कनेक्ट करता ही है, साथ में ओलियम एनिमेल एंथेरियम भी बहुत बेहतर मेडिसिन है। ओलियम एनिमल एंथेरियम की अगर हम बात करें तो उसमें जो अदर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पेट में गड़गड़ाहट रहता है, माने अपच तो है, उसके साथ साथ पेट में गड़गड़ाहट रहता है, पेट में ब्लोटिंग गैस रहता है, फेक अर्जिंग ऑफ स्टूल होता है। मतलब ओलियम एनिमल एंथेरियम में क्या है कि पेशेंट बतलाता है कि ऐसा लगता है जैसे कि बाथरूम जाएंगे, स्टूल पास करेंगे, स्टूल निकलेगा, लेकिन होता नहीं है, स्टूल निकलता नहीं है। और एक और खास बात क्या है कि स्टूल होने के बाद या फिर मतलब बाथरूम से आने के बाद पेशेंट बताता है कि लैट्रिन से आते हैं और उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है। लैट्रिन से आने के बाद पेट में दर्द उखड़ना, ये ओलियम एनिमल एंथेरियम का एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है।
उसके बाद ओलियम एनिमल एंथेरियम का पेशेंट आपको बतलाता है कि जब भी खाना खाते हैं तो गाल कट जाया करता है, मतलब खाना चबाते चबाते गाल कट जाता है। ये खास लक्षण है, मतलब ये नॉर्मली तो सब में देखा नहीं जाता है, लेकिन अगर पेशेंट ये चीज बतला रहा है और उसके साथ अगर उसको गट का कंडीशन है तो फिर हमारा ध्यान जो है डायरेक्टली जाएगा ओलियम एनिमल एंथेरियम की तरफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गर्ड में आपको एक और सिम्टम खास ज्यादातर देखने को मिलता है कि पेशेंट अक्सर हाँ बतलाता है कि पेट ठीक नहीं रहता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, पेट एक अनइजीनेस सा बना रहता है, पेट में लगता है कि नॉर्मल नहीं है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि उसको समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लगता है कि अनइजीनेस जैसा है। तो इसके लिए भी कुछ खास मेडिसिन हैं, जैसे कि आपकी काली बाइक्रोम हो गई, उसके बाद आपका डिजिटैलिस हो गया, उसके बाद आपका एलुमिना हो गया। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं काली बाइक्रोम को। तो काली बाइक्रोम की तरफ हमारा ध्यान कब जाएगा, जब मतलब काली बाइक्रोम का पेशेंट में सबसे खास बात जो बताया गया है कि काली बाइक्रोम उनके लिए सबसे बेहतर है जिनका प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बियर पीने के वजह से अगर शुरू हुआ है। मतलब कि पेशेंट अगर पुराना बियर पीने वाला आदमी है, वो बियर हमेशा लगातार पीते आया है और उसके बाद उसको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कहा जाता है कि बियर पीने के कुफल उसके लिए ठीक एकदम बेहतर मेडिसिन है काली बाइक्रोम। उसके बाद भूख नहीं रहना, पेट में भारीपन रहना, गैस रहना, अफारा मतलब पूरा एकदम पेट जो है फूल जाना, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाता है उसका। उसके बाद अगर काली बाइक्रोम के कुछ अलग पेक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो काली बाइक्रोम के पेशेंट के लिए एक खास सिम्टम बताया गया है कि उसका जो कफ निकलता है, जैसे खांसी के दौरान या किसी वजह से कफ निकलता है या फिर ब्लड डिस्चार्ज होता है किसी वजह से, तो जो भी डिस्चार्ज होता है ना काली बाइक्रोम के बॉडी से, वो रेशेदार जैसा होता है, मतलब तार जैसा लंबा सा लटका हुआ सा, जैसे कि अगर नाक से नेजल डिस्चार्ज हो रहा है तो लंबा तार जैसा लटका हुआ रहेगा। तो इस तरह का जो सिम्टम है वो काली बाइक्रोम के लिए, मतलब काली बाइक्रोम का ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम हो जाता है कि तार जैसा कुछ भी निकलता है। उसके साथ साथ काली बाइक्रोम का पेशेंट आपको बतलाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाया करता है, या जब भी खाना खाते हैं खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी जैसा लगता है और उल्टी हो जाता है, तो ये भी काली बाइक्रोम का सिम्टम है। उसके साथ साथ गर्मी के मौसम में बतलाता है पेशेंट की, गर्मी के मौसम में या फिर गर्मी से गर्म एप्लीकेशन से, मतलब गर्म जगह पे रहने से, तो गर्मी से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये काली बाइक्रोम का एक खास सिम्टम है। एग्रावेशन अगर हम काली बाइक्रोम का देखें तो गर्मी से या गर्म मौसम से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाया करता है। काली बाइक्रोम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत अलग सिम्टम है काली बाइक्रोम में, क्या कि ठंडे के समय में, जाड़े के मौसम में उसका जो स्किन प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाया करता है, मतलब वो बहुत ठीक हो जाया करता है। पेशेंट बताता है कि अगर आप उससे पूछते हैं कि और कोई बीमारी था और कोई दिक्कत था अगर वो ठंडे के मौसम में आया, तो वो आपको बतला सकता है कि गर्मी के मौसम में तो खुजली था या इचिंग था या किसी तरह का सोड़ा टाइप का कोई भी अगर सिम्टम था, लेकिन ठंड के मौसम में वो ठीक हो गया है। एकदम एग्जैक्ट पेट्रोलियम जैसे दवाओं के उलट ये काम करती है। ये सिम्टम बहुत खास है काली बाइक्रोम के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों डिजिटैलिस के तरफ। तो डिजिटैलिस हमारा दूसरा दवा है इस पेट में अनइजीनेस फील होने को लेकर के, अगर हम इस सिम्टम को लेकर के चल रहे हैं तो हमारा दूसरा दवा जो है आज का वो है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस पर करके ये दवा मिलती है। तो इस दवा के बारे में जो कुछ खास बात मैं बतलाना चाहूंगा वो सबसे पहले तो ये है कि डिजिटैलिस के पेशेंट को पेट में बहुत ज्यादा कमजोरी फील होता है, मतलब पेट वो बताता है कि पेट लगता है जैसे अंदर की तरफ धंसा जा रहा है, खालीपन सा फील होता है पेशेंट को। उसके साथ साथ अगर हम डिजिटैलिस के स्टूल को देखें तो डिजिटैलिस का स्टूल जो होता है राख जैसा, मतलब ऐश जो होता है, जो कोई भी चीज कुछ भी जलाने के बाद जो राख बच जाता है, ऐश जो बच जाता है, उसके जैसा कलर उसका स्टूल का होता है। तो स्टूल का अगर इस तरह का कलर, ऐश जैसा कलर, मतलब सिल्वर व्हाइट टाइप का कलर अगर आपको देखने को मिलता है तो फिर आप डिजिटैलिस के तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ डिजिटैलिस का पेशेंट आपको बतलाता है कि बहुत हार्ड स्टूल होता है उसको। हाँ, स्टूल जो उसका है वो लंबा पाइप जैसा, मतलब ऐसा कहा गया है कि डिजिटैलिस का पेशेंट का जो स्टूल होता है वो पाइप जैसा निकलता है, लंबा मोटा हार्ड निकलता है। उसके साथ साथ ये भी है कि डिजिटैलिस के पेशेंट को स्टूल करने में बहुत ताकत लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब जाकर के स्टूल निकलता है। उसके साथ साथ एक और बात मैं बतलाना चाहूंगा कि डिजिटैलिस का पेशेंट बतलाता है कि वो नहीं बचेगा, मतलब पेशेंट डायरेक्टली आपको कहता है डॉक्टर साहब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, नहीं बचने वाले हैं। तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप किसी को जान रहे हैं या फिर आपके खुद के साथ अगर हैं कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं और लगता है कि
नहीं बचेंगे, अगर मन में इस तरह का ख्याल आता है कि नहीं बचेंगे, नहीं बचने वाले हैं, ठीक नहीं होने वाला है, तो उसके लिए भी डिजिटलिस अगर बाकी सिम्टम्स के साथ अगर ये सिम्टम है तो फिर डिजिटलिस बेहतर काम करेगा। और साथ में पेट में अनइजीनेस तो पेक्यूलियर सिम्टम है ही। उसके बाद हमारी अगली मेडिसिन है साथियों इस संदर्भ में, वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना के बारे में अगर हम बात करें तो स्टोमक अनइजीनेस तो है ही, ये एक सिम्टम ही है। उसके साथ साथ एल्यूमिना के अगर हम पेक्यूलियर सिम्टम्स की बात करें तो एल्यूमिना हम तब याद कर सकते हैं एल्यूमिना के बारे में किसी पेशेंट के साथ अगर ये समस्या है तो जब आपके साथ डकार का समस्या जो है, डकार आना, ये आपका बहुत क्रॉनिक सिम्टम है, मतलब कि बहुत समय से डकार का समस्या रहा है और खास करके डकार जो है शाम के शाम ज्यादा आया करता है, मतलब हर दिन शाम के समय में ही डकार ज्यादा आता है, तो उसके लिए एल्यूमिना स्पेसिफिक हो जाता है। शाम के समय में डकार का ज्यादा आना ये एल्यूमिना का एक स्पेसिफिक लक्षण हो जाता है। उसके साथ साथ एल्यूमिना के पेशेंट को अनपच होने वाला चीज जैसे कि मिट्टी हो गया, चौक हो गया, इस तरह का चीज, कोयला हो गया, या फिर लौंग हो गया, खट्टी चीजें हो गई, जो माने वैसे चीज जो नहीं पचते हैं, अनपच करने वाले चीज, मतलब इनडाइजेस्टेबल जो चीजें हैं, मतलब जो इनडाइजेस्टेबल जो चीजें हैं वो खाने की इच्छा होती है। तो ये एल्यूमिना में भी एक बेहतर लक्षण, अगर माने इस तरह का लक्षण अगर आपको देखने को मिलता है तो बिल्कुल एल्यूमिना की तरफ जाना चाहिए। एल्यूमिना की भूख की बात करें तो अस्वाभाविक भूख होती है एल्यूमिना में, अनकॉमन भूख होती है, ऊटपटांग तरह का, टाइम फिक्स नहीं होता है, खाना फिक्स नहीं होता है, कब कितना खाएंगे, किस समय खाएंगे ये फिक्स नहीं होता है, तो अनकॉमन भूख होती है। हाँ, एक और खास बात है एल्यूमिना में कि बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है एल्यूमिना का कि आलू नहीं पचा सकता है एल्यूमिना का पेशेंट, मतलब एल्यूमिना का पेशेंट आलू खाएगा उसका प्रॉब्लम एकदम शुरू हो जाएगा, मतलब आलू खाएगा उसका गर्ड का सिचुएशन हो, उसका मतलब उल्टी जैसा हो, पेट में अफारा हो जाना हो, पेट फूल जाना हो, अनइजीनेस जैसा हो जाना हो, तो ये कोई भी सिम्टम और साथ में और भी कोई अगर उसको बीमारी है तो वो भी बढ़ सकता है, मतलब कि आलू खाने के बाद उसके सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं एल्यूमिना के पेशेंट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे दोस्तों तो एक डिफरेंट सिम्टम में देख रहा था कि मतलब गट के कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो मेडिसिन खोजने के दौरान मुझे एक अलग सिम्टम जो देखने को मिला वो है कि खाना खाने के बाद आराम महसूस होना। हाँ, जैसे कि कार्बोवेज वगैरह में है, लाइको वगैरह में कि खाना खाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूं उन पेशेंट्स के लिए जिनको कि खाना खाने के बाद आराम महसूस होता है, मतलब कि उनको एमेलियोरेशन फील होता है आफ्टर मील, तो उनके लिए भी कुछ मेडिसिन है जिसमें से मैं सबसे पहले जो लेकर के बात करना चाहूंगा वो है दो मेडिसिन, कोनियम मैकुलेटम पहली तो, और दूसरी हमारी सल्फर। सल्फर के बारे में तो ज्यादा बात करने का जरूरत है नहीं क्योंकि सल्फर किंग ऑफ होम्योपैथ है। सल्फर के बारे में उम्मीद है कि अगर आप होम्योपैथ में इंटरेस्टेड है तो सल्फर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। उसके बाद अगर सल्फर पे ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने डाला नहीं है लेकिन बहुत जल्दी मैं ये कर लूंगा। उसके साथ साथ एक और मेडिसिन है गट के कंडीशन में जिसको आप यूज कर सकते हैं, नक्स। तो नक्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी मेडिसिन है, वो बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। ये दोनों ही, चाहे सल्फर हो चाहे नक्स हो, तो इन दोनों पर मैं अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बना करके डालने वाला हूं, तो आप बेल आइकन दबा करके रख सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही डालूंगा अगर मैं अपना ये दोनों में से कोई वीडियो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं कोनियम के बारे में। कोनियम के बारे में एक तो पेक्यूलियर सिम्टम आपका ये हो गया कि हाँ भाई खाना खाने के बाद आराम महसूस होता है, एमेलियोरेशन फील होता है। उसके साथ साथ क्या है, कोनियम के बारे में अलग अगर हम बात करें तो कोनियम मेनोपॉजल टाइम, जो मेनोपॉजल पीरियड जो होता है उस दौरान होने वाली जो समस्याएं हैं, मतलब कि मेनोपॉज के दौरान अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो उसके लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है कोनियम। उसके साथ साथ कोनियम बुजुर्गों की दवा भी कही जाती है, मतलब ओल्ड एज पीपल में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके लिए भी कोनियम एक बेहतर मेडिसिन है। कोनियम मैकुलेटम एक बहुत बेहतर मेडिसिन है। सल्फर के बारे में अगर आप जानना चाहें तो सल्फर के बारे में तो मैं इतना ही शॉर्टकट में बतला सकता हूं कि सोरिक अगर पेशेंट है और वो उसको दिक्कत है तो सल्फर तो एक ऐसी मेडिसिन है कि कुछ भी शरीर में है आप सल्फर दोगे तो मैक्सिमम टाइम वो काम करता है और अच्छा काम करता है। सल्फर का एक खास बात है कि जीवनी शक्ति को, मतलब वो वाइटल फोर्स को वो एक्टिव करता है। तो इस संदर्भ में भी आप सल्फर को याद कर सकते हैं। और सल्फर के बारे में आप पूरी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो सल्फर में मैं वीडियो बहुत जल्दी डाल देता हूं, तो आप उसको एक बार देख ले, उसमें मैं पूरी की पूरी सल्फर को
कंपेयर करूंगा, पूरे के पूरे सल्फर को दर्शाने का कोशिश करूंगा, आपको बतलाने का कोशिश करूंगा शॉर्ट फॉर्म में और सही तरीके से। उसके बाद अगर हम अगले सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो GERD में जैसा कि मैंने, अगर आपने वीडियो मेरा देख रखा है GERD का, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो मैंने पहले से डाला हुआ है उसके बारे में, तो उसमें मैंने एक सिम्टम बतलाया था कि GERD प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, हालांकि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान तो वैसे ही इंडाइजेशन वगैरह ये सब तो होता ही है, वोमिटिंग जैसा, वो सभी जानते हैं, नॉर्मल सा बात है, कॉमन बात है। तो उस दौरान अगर किसी महिला को, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को GERD जैसा सिचुएशन हो रहा है, बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या फिर उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बेहतर मेडिसिन होम्योपैथ में कौन है, वो है कि एसिड एसिटिक, या फिर आप उसको एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। होम्योपैथ में एसिड के साथ जो भी मेडिसिन हैं उनके साथ आपको मतलब कि अलग अलग जगह पे वो अलग अलग तरीका से प्रोनाउंसिएट किया हुआ दिख सकता है, आपको उच्चारण किया हुआ दिख सकता है। तो एसिटिक एसिड लेके चलते हैं, ज्यादातर एसिटिक एसिड लिखा हुआ होता है। तो एसिटिक एसिड प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो समस्याएं हैं, और खास करके वोमिटिंग, बहुत ज्यादा वोमिटिंग होना, GERD जैसा मतलब एसिड रिफ्लक्स होना, तो उसके लिए एसिड एसिटिक बहुत अच्छी मेडिसिन है, सॉरी एसिटिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद एसिटिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डकार रहना, हाँ प्रेगनेंसी के दौरान ही बहुत ज्यादा डकार रहना, और आपके सीने में जलन रहना बहुत ज्यादा, जो कि GERD का ही सिम्टम है, ये सारे GERD के सिम्टम है। तो GERD में भी एसिटिक एसिड का बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा काम करके दे सकता है, वो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ खास मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हाँ, और एक और मेडिसिन नक्स मैंने नहीं बतलाया, नक्स पर भी मैं पहले तो ये बतला दूं कि नक्स पर मैं टोटल कंप्लीट वीडियो में डाल दूंगा अलग से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और एक बहुत बड़ा पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, तो उसके बारे में 2 लाइन बतलाना मतलब लगता है कि क्या ही बतलाएं उसके बारे में। नक्स के बारे में जब बात करने चले तो फिर वही सल्फर वाला बात है कि बात करते चले जाओ, सारे सिम्टम को ही कवर करता है नक्स। तो नक्स के लिए मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो सेडेंटरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड लेने वाले लोग हैं, या फिर लेट नाइट खाना खाने का जो आदत है, अनटाइमली जो खाना खाते हैं, उनका खाना खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, उटपटांग समय खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा किसी तरह का नशा करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग मतलब टोबैको एब्यूज हो गया, बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन हो गया, या फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, अगर शराब वगैरह पीने का बहुत ज्यादा आदत है, और उसके बाद अगर किसी तरह का समस्या पैदा हुआ है, तो उसके लिए नक्स अच्छा है, एकदम बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप नक्स, और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है, तो इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट का कोई चर्चा नहीं है। हालांकि आपको गूगल वगैरह या बहुत जगह पर होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बतलाया जाता है, लेकिन ये नहीं बतलाया जाता है कि आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को 1-8 महीने लगातार खा लें, उससे कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। कंटिन्यू जब आप 3-4 महीने किसी पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि प्रूविंग्स आने के चांसेस होते हैं। मतलब प्रूविंग्स आना क्या होता है कि उस दवा के कुछ कुछ सिम्टम्स प्रूविंग्स आने लगे, और वो भी कब, जब आप हेल्दी हैं, मतलब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू लगातार कुछ लंबे समय तक दिया जाए, तो प्रूविंग वाले सिम्टम आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंकोना 200 किसी को कंटिन्यू काफी समय तक खिला दें, तो उनको जार बुखार जैसा इस तरह का फीवर वगैरह आ सकता है, उनको यही हो सकता है। उससे ज्यादा कभी होम्योपैथिक मेडिसिन पॉइजनस नहीं होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का मतलब र्यूमर उड़ाते हैं आजकल तो, और मैं बिहार में रहता हूँ, और बिहार में तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है, मतलब होम्योपैथ को लेकर के कुछ लोग करते भी हैं। तो खैर इन सब विषयों पे चर्चा करने का ये वीडियो है नहीं, तो इन सबको दरकिनार करते हैं। और दोस्तों ये सारे मेडिसिन थे, इनके बारे में मैंने आपको बतलाया, नक्स के बारे में भी आप समझ गए, और बाकी अगर नक्स पर पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो वो मैं डाल दूंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम GERD के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन की बात करें, कुछ बचे खुचे जो मेडिसिन हैं, तो उनमें से कुछ मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि आपका चिनिनियम सल्फ है। चिनिनियम सल्फ में भी GERD के सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद आर्सेनिक एल्बम हो गया, उसके बाद आपका कैलकेरिया कार्ब हो गया,
उसके बाद आपका चिनिनियम आर्स भी हो गया, चिनिनियम सल्फ के साथ साथ चिनिनियम आर्स भी आप लेके चल सकते हैं, उसमें भी अगर आप उसको भी देख के चल सकते हैं अगर इस तरह का सिचुएशन है तो, कि क्या सिम्टम्स। हमेशा याद रखना है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम चुनते हैं होम्योपैथ में तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे ही किसी मेडिसिन को लेकर के चलना है, उसके बगैर किसी भी मेडिसिन का चयन वो होम्योपैथ नहीं कहलाएगा। फिर आप आइसोपैथिक इलाज कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दे देना ही होम्योपैथी नहीं है। सही तरीके से, और खास करके डॉक्टर हैनीमैन साहब का जो सिद्धांत है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो खास सिद्धांत है होम्योपैथ की जो नींव है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, तो उसको जेहन में रख के ही हमें किसी मेडिसिन को चुनना है। और आमतौर पर अगर कोई लोग जनरली कोई लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा सिम्टम लगता है कि नहीं इस मेडिसिन के साथ मैं कनेक्ट कर ही रहा हूं 100%, तब आप सोच सकते हैं, एक आध खुराक खा करके आप देख सकते हैं, एक आध डोज लेके देख सकते हैं। कोई डरने का जरूरत नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, आप बिल्कुल एक आध खुराक खा सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक कि आपको फायदा हो सकता है, लॉस तो होगा नहीं। और उससे भी बेहतर सलाह मैं आपको ये देना चाहूंगा कि किसी भी बेहतर होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, चाहे किसी भी तरह का बीमारी हो, चाहे वो गर्ड हो या कुछ भी हो, एक होम्योपैथिक फिजिशियन आपको बेहतर सलाह और बेहतर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। तो साथियों ये था हमारा जो मैक्सिमम मेडिसिन जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको बतलाने का कोशिश किया कि गर्ड के कंडीशन में क्या क्या मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अच्छा जानकारी लिया आज, और इस तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आपके साथियों को भी मिले तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।